हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, ये नीट 2027 का जो डॉक्टर 50 बैच हम लोग लॉन्च किए हैं उसका मोल कंसेप्ट का लेक्चर पहला है। तो ये क्लास आप सबसे 1 मिनट में बात करूं तो ये क्लास है ऑफलाइन क्लास। अभी यहाँ सामने बैठे हुए बच्चे हैं, इनको मुझे पढ़ाना है। अगर कैमरा से इंटरेक्शन कभी कम लगे तो आप लोग बुरा मत मानना, बस कंसेप्ट पूरा ऑफलाइन वाला आपको मिल रहा है, पूरा ऑफलाइन बैच मिल रहा है। बस एक फायदा इसमें यही है कि कुछ नहीं बच्चे, सामने बस एक कैमरा है और बैठे हुए हैं क्लास में बच्चे, इन्हीं को पढ़ाना है, इन सबको पढ़ाना है। इसके साथ मेरा एक कोशिश है कि आप बच्चे को भी इससे पहले जो ऑफलाइन का फील नहीं मिल पाता था ऑनलाइन में, वो अब हंसी मजाक के साथ वाला फील मिलेगा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन वाला फील मिलेगा, ताकि यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं, इसका भी आपको भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर देखना है। अब अगर कैमरा इंटरेक्शन कम रहे तो लोड नहीं लेना है, बस कंसेप्ट को समझना है, और वहां कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलो अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं, आप लोग की बारी है। अब इन लोग मेरा बात समझेंगे और आप लोग को अब पूरा ध्यान से पढ़ाई करना है। अब यहाँ देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे मोल कंसेप्ट को, और ये है टारगेट बैच। तो एकदम उतना बेसिक से नहीं पढ़ना, मतलब अगर बेसिक से पढ़ना तो पढ़ा देंगे। एकदम शुरुआत केमिस्ट्री से करना है कि डायरेक्ट मोल कंसेप्ट से करें? कहाँ से? मोल कंसेप्ट से ना। चलो, तो अब आपको यहाँ से बात करनी है बच्चे मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आप सबको यहाँ पे ध्यान देना है, पेन का कलर थोड़ा सा बढ़िया लेना होगा, नहीं तो देखो, अगर हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट का, किसका बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि सर इसमें पढ़ना क्या है। तो भाई सबसे पहला बात ये आता है कि मोल एक नंबर है। मोल क्या है? जैसे हम लोग एक दर्जन में 12 समझते हैं, 12। अब एक दर्जन कहते ही हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाता है केला का, कि एक दर्जन का, कि बचपन से हम लोग एक दर्जन का मतलब सुनते आए कि एक दर्जन केला ले लेना, तो पिक्चर बना लिया है, एक दर्जन मतलब 12 केला। ये भाई एक दर्जन एक नंबर 12 को दिखाता है। ऑल टाइम जो पिक्चर बना लिया उसको लेके नहीं चलना है। तो ये आपको बस याद रखना है कि एक दर्जन मतलब 12 आइटम। आइटम दे देते हैं, आइटम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आइटम की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एक डजन बराबर क्या होता है, 12 आइटम होता है। सिमिलर इसी तरीका से एक मोल भी बाबू एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक डजन यानी कि एक दर्जन 12 यानी कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, इसी प्रकार से एक मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू होता है 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सवाल आता है कि सर इस चीज को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर एक मोल क्या, बात आता है ना, एक मोल क्या? भाई एक मोल पार्टिकल बोल सकते हैं हम, तो भाई एक मोल पेन बोल सकते हैं, एक मोल सेब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर को दिखाता है। अगर हम यहाँ से इन जनरल बात कर लेते हैं कि सर एक मोल पार्टिकल बराबर मैं क्या बोल सकता हूं, तो आपको करना क्या है, सर एक मोल जो भी चीज के बारे में बात होगा उतना नंबर वो चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया? एक मोल। एक मोल पार्टिकल में इतना पार्टिकल होगा या नहीं होगा, इतना बात बता दो, हो जाएगा। अब सवाल आता है इस पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ने पे जैसा जो जरूरत पड़ेगा वैसा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे ये बोले कि एक मोल एटम का बात करना है, क्या बात करना है बाबू, यानी कि एक मोल एटम, एक मोल एटम में कितना एटम, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। अगर कोई आपसे बोल दे एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, आपका क्या जवाब जाएगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन में, एक मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल? आपको बेसिकली यही सीखना है कि एक मोल एक नंबर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को। और मेरे भाई अब हम अगर आगे बात करें तो इसी नंबर को एमेडो एवोगाड्रो साइंटिस्ट निकाल के बताया था। कौन सा साइंटिस्ट? जिसको हम लोग फेमस कर दिए हैं एवोगाड्रो के नाम से। किसके नाम से फेमस कर दिए हैं? उनका पूरा नाम है एमेडो एवोगाड्रो, लेकिन हमारे काम का है बस अब कम से कम एवोगाड्रो भी याद कर लेते हैं, काम बन जाएगा। तो यहां से आपको समझना है कि दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, यहीं पे समझ लो। फालतू में एक एक्स्ट्रा पेज लेने से बढ़िया है कि दिस नंबर इज नोन एज, क्या बोला था बाबू इसको? एवो
एवोगाड्रोज नंबर। इसी नंबर को आप क्या कहिएगा? एवोगाड्रोज नंबर। अब सवाल आता है कि एवोगाड्रोज नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Na से। किससे डिनोट करते हैं? Na से। एवोगाड्रोज नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Na से। बहुत बढ़िया। अब जाके यहां से अगर बात करें तो सबसे पहला बात आ जाता है कि सर 1 मोल में इतना नंबर होता है, इसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ भी है क्या? तो है प्रूफ। अगर आप लोग 5 मिनट यहाँ दे देते हैं तो ये प्रूफ बढ़िया से आप लोग कर पाओगे, लेकिन इस प्रूफ को करने के लिए एनसीईआरटी का एक डेटा लेना होगा। अगर आप कभी एनसीईआरटी रीड किए हैं तो वहां मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट समथिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ है। वहां साफ साफ लिखा है कि जब आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से नापोगे, मेजर करोगे, तो एक एटम कार्बन 12 का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या होता है अभी लिख के बताता हूं। ये पूरा क्लियर हो चुका है। आप लोग मेरे भाई पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। लो, पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं बच्चे। अब अगर बात कर ले यहाँ पे तो मेरे भाई आपको यहाँ से बस एक डेटा याद रखना है कि सर थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर, किसके थ्रू देखा गया बाबू? मास। ये नाम मत भुलाना बाबू रे, इसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। आधा अधूरा नहीं बोलना है। इसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये नॉर्मल सा एक इंस्ट्रूमेंट हम समझ लेते हैं। जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो हम लोग को मिला क्या? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पे हम लोग को ये मिला कि सर मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू था जो था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब फिर से सुनो भाई, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो इट वाज फाउंड दैट ये पाया गया कि सर एक एटम कार्बन 12 का मास कितना पाया गया? जल्दी बताओ। अब इसके मीनिंग को समझना है। ये दरअसल एक एटम कार्बन 12 का मास देखा गया था। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, बातों को समझ रहे हो? क्योंकि आपको अभी तुरंत पता चल चुका है कि एक मोल में कितना एटम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। जबकि यहाँ पे आपको कितने एटम के मास के बारे में पता चला है? एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और n नंबर ऑफ एटम। अंतर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ आपको याद रखना है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बाबू, इसके मदद से भाई एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई ना कोई चीज का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ जिस चीज का सहारा लेना पड़ा उसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब आप देखे हो तो आपको पता चला कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना मिल चुका है। डन है। अब किसी किसी के मन में आया कि कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 क्या है? तो भाई थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लो। जो आपको C12 दिख रहा है ना, ये दरअसल आइसोटोप है। ये दरअसल क्या है? आइसोटोप। आई होप कि आपको आइसोटोप पता होगा। अभी 1 मिनट के अंदर आइसोटोप समझ लीजिए। आइसोटोप हम कहते हैं एक ही एलिमेंट का अलग अलग क्या होता है? एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूप होता है जिसका मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ध्यान से सुनिए, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट चेहरा बोल दीजिए। अब चेहरा सेम है भाई, तो चेहरा मतलब चेहरा सेम को आप एटॉमिक नंबर सेम बोल दीजिए। चेहरा सेम को मतलब लेकिन उसका मास नंबर बदला रहेगा। क्या बदला रहेगा? तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ आइसोटोप के बारे में कि सर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। फिर से बोलिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव, यानी कि जिसके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव भाई सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और याद रखना, केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? जेड से। तो सुनो, डिफरेंट फॉर्म होगा यानी कि डिफरेंट रूप होगा सेम एलिमेंट का। सर जिसके पास सेम जेड होगा, जिसके पास सेम जेड होगा एंड डिफरेंट ए होगा, एंड डिफरेंट ए होगा। ए को बोलते हैं यहाँ पे मास नंबर, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ए को बोलते हैं मास नंबर। देखो, अगर यही बात हम फाउंडेशन वाले को पढ़ाते तो वहां एक मजाक करते हैं बच्चों से। वो मजाक क्या होता है? एक लड़का हुआ, कोई एक लड़का है, वो समय आने पे उसका शादी वादी होगा। अभी वो लड़का अपने दोस्त के साथ जैसा बिहेवियर दिखाता है, लड़का तो सेम है, उस अपने दोस्त के साथ जो उसका बिहेवियर, क्या वो सेम बिहेवियर अपने घर में भी दिखाता है? क्या नहीं दिखाता है? क्या वो अपना सेम बिहेवियर
ससुराल जाएगा वहां भी दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब लड़का सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर, उसका बिहेवियर बदल रहा है, यानी कि उसका मास नंबर बदल रहा है। यही बात समझाना था मेरे भाई। ये फाउंडेशन बताते हो वो लोग मजा के साथ पढ़ लेता है। आप लोगों को इतना मजा का जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कटौती करेंगे तो दिक्कत नहीं ना है भाई। हंसी मजाक पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो आइसोटोप किसको कहेंगे बाबू? एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट का अलग अलग रूप रहेगा, जिसमें क्या सेम रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम। क्या अलग रहेगा बाबू रे? यहाँ जेड का मतलब, जो जेड आपको दिख रहा है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, और जो ए दिख रहा है उसका मतलब होता है मास नंबर। अब किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा इन दोनों से, तो आपको जैसे याद होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उसका मास नंबर भी 1 होता है। जैसे हीलियम का बात कर ले, हीलियम का सिंबल H, इसका बाबू रे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और इसका मास नंबर कितना होता है? तो इस 2 को हम यहाँ पे जेड बोल देंगे, और इस 4 को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे। इतना छोटा सा बेसिक बात तो पहले से भी पता था आप लोगों को, एक बार फिर से रिवीजन हो गया। अब जाके बात करते हैं सर इसका एग्जाम्पल पे, अब जाके बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल पे। हेलो, हाँ सर, हाँ कहाँ पे सर? पढ़ाएंगे सर, तो अभी क्लास के बाद कर लें? हम क्लास के बाद कर लेते हैं सर, अभी क्लास ले रहे हैं हम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक। देखो यहाँ पे तो अब बात करते हैं बुआ, अब हम बात करते हैं यहाँ जैसे C12 के बारे में चर्चा स्टार्ट हो गया था। किसके बारे में चर्चा स्टार्ट? अब भाई इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कार्बन का बाबू रे 3 गो चेहरा देखने को मिलेगा। कितना चेहरा देखने को मिलेगा? एक होता है कार्बन 612, एक होता है कार्बन 613, एक होता है कार्बन 614। जो तुम्हारे पास 612 दिखा ना, इसी को हम लिखने के लिए C12 लिख देते हैं। अब ये बात क्लियर हुआ कि C12 कौन है? दरअसल कार्बन का आइसोटोप है। दरअसल क्या? आप इस तीनों एग्जाम्पल को देखोगे तो कार्बन यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। आपको अगर थोड़ा सा याद हो मेरे भाई, तो हम किसी नॉर्मल एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते थे, मान लेते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट का सिंबल क्या है? एक्स। मान लेते हैं नॉर्मल एलिमेंट का सिंबल एक्स है। किसी एलिमेंट का सिंबल अगर एक्स है, तो इसके जो नीचे में होता है वो जगह किसका मिल जाता है? एटॉमिक नंबर का। हड़बड़ा के नहीं बोलना है, और गलती हो जाए तो सॉरी भी नहीं बोलना है, सीखने आए हैं आप। अब यहाँ देखिए, किसी भी नॉर्मल, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को क्या मानेंगे? एक्स। ये नॉर्मल सिंबल मान लेते हैं एनी एलिमेंट रैंडम से, उसका सर एटॉमिक नंबर भी होगा ना। यानी कि आपको अगर और बेसिक से पढ़ना है तो आपको बताया गया है एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चीज? 3। सबसे पहला सिंबल, सबसे पहला, दूसरा एटॉमिक नंबर, तीसरा एटॉमिक मास। 1 मिनट इसको ब्रीफ में बता ही देते हैं भाई। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम हमको पढ़ाई करना है। किसके बारे में पढ़ाई करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में पढ़ाई करना है। तो अब आपको सोचना है और समझना भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, इसके लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला क्या बाबू? सिंबल, सबसे पहला चीज क्या? दूसरा इसका एटॉमिक नंबर, तीसरा इसका मास नंबर। सबसे पहला चीज क्या चाहिए? सिंबल। दूसरा चीज क्या चाहिए? तीसरा चीज क्या चाहिए? मास नंबर। अब सवाल आता है सर के एग्जांपल से बता ही दीजिए। मान लेते हैं किसी का सिंबल एक्स है, मान लेते हैं किसी का सिंबल, तो इसके नीचे जो आएगा एटॉमिक नंबर आएगा, इसके नीचे जो आएगा, जो ऊपर आएगा वो एटॉमिक मास। अब इसी को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस एटॉमिक नंबर ऑल टर्म कहाँ लेना है? नीचे। एटॉमिक मास ऑल टर्म कहाँ लेना है? तो वही बात मेरे भाई यहाँ पे भी देखो, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस याद रखना है एटॉमिक नंबर हर हमेशा नीचे, एटॉमिक मास हर हमेशा ऊपर। ये अगर आप रिप्रेजेंटेशन समझ गए हैं बुआ, तब जाके आपको यहाँ पे एक बात समझना था। यहाँ क्या है? कार्बन 612, नीचे जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। नीचे जो आया वो क्या कहलाएगा? जो नीचे आया वो क्या कहलाया? क्या तीनों जगह पे एटॉमिक नंबर सेम है? क्या सेम एटॉमिक नंबर हो गया? ऊपर जो आता है क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। तो देखो तीनों के ऊपर में अलग अलग नंबर है, क्या डिफरेंट ए कहलाएगा? क्या मास नंबर को ही ना ये बोलते हो? क्या आइसोटोप क्लियर हुआ? क्या उस पीछे डिफिनेशन में जो C12 आ रहा था, यहाँ जो वो C12 आ रहा था, इस C12 से हमने ना घबराइएगा। ये क्या है बाबू? कार्बन का एक आइसोटोप है। क्या है?
अब बात आता है कि यहाँ C12 क्यों लिया गया। तो जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम रेफरेंस खोजा जा रहा था कि किसके रेफरेंस में पढ़ना है, समझ में आया। उस टाइम सबसे सुटेबल रेफरेंस, हमारे नेचर में ढेर सारा एलिमेंट था, किसी न किसी एलिमेंट के रेफरेंस में सोचना था। तो उस टाइम बहुत ज्यादा कंडीशन में फुलफिल हुआ था C12, तो C12 को लेके आगे बढ़ा गया। इसका और कुछ कुछ रीजन होता है जो कि अभी हम लोग को उतना जरूरी नहीं है इसके रीजन ढूंढने के लिए, अभी उतना जानना नहीं है कि C12 ही क्यों लिए। इसका रीजन हम लोग से ना तो पूछा जाएगा। हम लोग अगर रिसर्च फील्ड में जाते हैं, थेथरोलॉजी में जाते हैं, तो ये चीज होता है। थेथरोलॉजी जानते हो क्या होता है? वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब कोई बच्चा अध जल गगड़ी छलकत जाए वाला रहता है ना, छोटा मोटा बात सीख लेगा और कूदते रहेगा वो, ठीक, उस बात का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना रहेगा नहीं, बस छोटा मोटा बात सुन के जंपिंग जपाक जंपक जंपक करेगा वो। कहने का मतलब सिंपल सा वही भाई कि अध जल गगड़ी छलकत जाए। तो आपको इतना ही समझना है कि C12 बस रेफरेंस के लिए लिया गया था उस जमाने में, जो कि इतना समझ लीजिए कि हर एक जगह फिट बैठता था। तो अब ये पेज भी क्लियर हो चुका। अब जाके यहाँ से हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, आगे चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं बुआ। ये बेसिक बातें सबको क्लियर हो गया ना। अब आपको यहाँ से बस इसी बात को कैरी करके आगे ले चलना है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होगा। भाई कुछ भी हो जाए इस डेटा को नहीं भूलाना है। बताओ प्रॉमिस करते हो कि नहीं भूलाओगे? मने तू, क्या नाम है? सॉरी तू नहीं है भाई, आप। हाँ आप याद हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, सुनो। अब यहाँ से सबसे पहला जो हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को। किसको डिफाइन करेंगे? हम धीरे धीरे उस पार्ट में बढ़ते जा रहे हैं जहां से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं, अब अगर मुझे डिफाइन करना पड़ा एटॉमिक मास यूनिट, किसको डिफाइन करना पड़ा? एटॉमिक मास यूनिट को। तो आपको इसको डिफाइन करने से पहले एक बात याद रखना होगा, इसका आज के जमाना में एक और नाम दिया गया है जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। देख मेरे भाई, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में आप लोग AMU बोलोगे। क्या बोलोगे? AMU बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे भाई? AMU बोलोगे। अब याद रखना यार कि एटॉमिक मास यूनिट को आज के जमाना में आपको यूनिफाइड मास के नाम से भी बोलना होगा। किस नाम से बोलना होगा? यूनिफाइड मास को U से दिखाते हैं। देखो यार, कई जगह पे कैपिटल U रहेगा, हमारा आदत बन गया, छोड़ो आदत हटो यार, जो होता है वही दो। हमारा आदत बन गया स्मॉल u लिखने का, लेकिन ये होता है कैपिटल U से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल U से दिखाते हैं। ये डन है पक्का। अब जाके यहाँ से आप देखो, कुछ कुछ जगहों पे स्मॉल u रहे तो घबराना नहीं, समझ लेना कि ये भी यूनिफाइड मास ही है। ये बात समझ में आ गया। अब जाके बात करते हैं कि होता क्या है। सर सबसे बड़ा सवाल तो यही ना आएगा कि ये क्या होता है। अब सुनो, होता क्या है भाई, हमारे दादाजी मान लो कि दे दिए 72 रुपया, कितना? 72 रुपीज हमको दिए, और मान लो अपना भाई बहन, चाचा का भाई बहन, मामा का भाई बहन, सबका मतलब मिला के 12 भाई बहन है। कितना? 12 भाई बहन। अब बोला गया कि गांव में मेला लगा है, बच्चे 72 रुपया लो। मान लो हम बहुत पहले जमाने में जी रहे हैं भाई, ये जमाना हम लोग देखे हुए हैं, जब 5-10 रुपया मिलता था मेला देखने के लिए, सच में उसमें हो जाता था। तो अब बात करें अगर कि 72 रुपया मिला और बोला गया कि बच्चे बांट लो। मान लो हम बड़ा भाई हैं, हमको ही बांटना है, और हम मान लो बेईमान नहीं है, जो कि रेयर मिलता है आज के जमाना में, लेकिन होता है भाई कि मान लो कि हम बेईमान नहीं है, हमको बांटना है, तो हम क्या करेंगे? सबको इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो भाई उस टाइम हम नया नया मैथ पढ़ना सीखे थे, हमारे दिमाग में क्यों कंसेप्ट आएगा कि बांटेंगे कैसे? तो क्या करेंगे? 72 डिवाइड बाय, इक्वल बांटने के लिए 72 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 12 करेंगे। 72 डिवाइड बाय, पहले इस स्टोरी को समझो। आपको मिला 72 रुपया, आपको कितने पार्ट में बांटना है इक्वल? तो आपको करना कुछ नहीं है, 72 बाय क्या करना है? आप इसी मैथ को ऐसे लिख सकते हो, 72 इंटू 1/12। बउआ इसी बात को कह देंगे हम लैंग्वेज में कि सर इट इज, इसको लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इट इज सर 1/12 पार्ट। इट इज क्या, लिखने में दिक्कत हो गया यहाँ पे, बाहर लिख जाओ। इट इज 1/12 पार्ट ऑफ, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ 72 रुपीज। यही ना कहला है बाबू लैंग्वेज में, यही लैंग्वेज में कहलाएगा। अब इसी लैंग्वेज के सहारे हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट और कुछ नहीं होता है, ये भी 1/12 पार्ट ही होता है, यानी कि 1/12 हिस्सा ही होता है। किसका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ, जो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास पढ़े हो ना, उसी मास का कितना हिस्सा हो जाएगा? 1/12 हिस्सा। 1/12 हिस्सा किसका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यही कहलाता है AMU। यही क्या कहलाता है? तो मैथमेटिकली अगर इसको हम डिफाइन,
मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करने के लिए आगे बढ़े मेरे भाई, तो एएमयू क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप बस इस फॉर्मूला से भी इस पूरे डिफिनेशन को आप हैंडल कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/12 पार्ट। ये क्या हो जाएगा, किसका 1/12 पार्ट सर, ये हो जाएगा सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अरे मेरे भाई अभी तुरंत ना आप ये याद करके आए हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना होता है, बताओ कितना होता है। ये होता है सर 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब हम आपको एक बात बोलते हैं, जब इसको अच्छा ये लॉजिकली या अब और सिंप्लीफाई इसका करने का कोशिश करोगे तो क्या ये इतना वैल्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो सिंपल सा बात आपको बताता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम का। यही वैल्यू हो जाता है AMU बोल दो या 1U बोल दो, और ये आपको अब के बाद से याद रखना होगा। देखो एटॉमिक मास यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। आप अगर एक AMU बराबर ये लाए हो तो क्या इसी को 1U बराबर भी उतना ही लिख सकते हैं क्या, क्या है कि दोनों सेम ही चीज हुआ कि नहीं हुआ बच्चे। अब बताओ क्या ये याद रख पाएंगे आप लोग, हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको भाई आप लोग पॉज करके नोट करिए, ये लोगों को तो लास्ट में PDF मिलेगा, सब दिन PDF ये काम मेरा है, ठीक है। कोई भी क्लास में एक बच्चा इस जब क्लास खत्म होगा ना, इसका फोटो खींच हमको भेजना, हम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। लिखना नहीं है क्लास में, कुछ नहीं लिखना है, हाँ कुछ कीवर्ड होगा, जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब मेरा अंदाज है सब दिन से, इतना दिन से ऑफलाइन में देखिए रहा है, कुछ कीवर्ड को हम इंग्लिश से हटा के देसी में बता देते हैं ताकि वो कनेक्ट कर पाए। कल ही के क्लास में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, समझा, पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आता बच्चा को, फिर हम बोलते भाई देखो जहां से स्टार्ट करो उसको इनिशियल पोजीशन मान लो, उसको वेक्टर ग्रुप में लिख दो, बात खत्म। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन एसेंट का पूछा, खट से बना लिया उसके बाद। तो कीवर्ड कभी कभी बहुत काम करता है देसी अंदाज हमारे न्यूमेरिकल के लिए, तो वही कभी कभी कीवर्ड आएगा वो क्लास में लिख लेना, अब बाद बाकी सारा कुछ PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, अगर AMU बराबर इतना हो गया तब आगे बढ़ना होगा। अब सर AMU बराबर इतना हुआ तो सर ये किस यूनिट में आप लाए हैं भाई। कई बार क्या होता है ना, यूनिट में तुम्हारा दिमाग पागल करेगा, तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मान लो आपसे पूछता कि एक AMU का वैल्यू बताइए, वो भी किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, क्या करोगे, ग्राम से किलोग्राम में जाना होगा, किससे किसमें, 1000 से भाग देना होगा। वेरी गुड, सुनो आप जानते हो, आप अभी तुरंत सीख के आए हो कि 1 AMU बराबर कितना होता है मेरे भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। लेकिन आपको ग्राम में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, किलोग्राम में। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे 1 मिनट में सुन लो, देखो ग्राम से किलोग्राम, ग्राम से कहाँ आना है, किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में अगर आना पड़े तो आपको मेरे भाई 1000 से डिवाइड करना होता है। 1000 से क्या करना होता है, डिवाइड, 1000 से क्या करना होता है। तो यहाँ भी तुम कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल जो भी चीजें हैं इसी को तुम जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे, यही चीज किसमें बदल जाएगा, आपकी बात किलोग्राम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अब तुमको थोड़ा सा और बेसिक से बताएं तो 10 टू द पावर 1 का मतलब कितना, 10 टू द पावर 2 का मतलब 100, 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000, 10 टू द पावर 4 का मतलब, कहने का मतलब सर जितना 10 के पावर में चलेगा एक पर उतना ही जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बात तो नॉर्मल सा आपको पता है। अब की बार हम 1000 को बदल देते हैं बच्चे, देखो थोड़ा सा ये सब एकदम डीप बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम उधर जो बच्चे कुछ पढ़ा, तुम लोगों को तो आता ही है सब, लेकिन उधर भी कोई होगा उसको समझ में आ जाएगा। अब 10 टू द पावर 3 एक और बेसिक मैथ होता है बच्चे, 10 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n। इसका रूल कहता है कि अगर बेस सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, अब बीच में कौन सा साइन दिखे, डिवाइड का, तो नियम कहता है कि पावर माइनस होता है, नियम क्या कहता है, पावर। इसी कंसेप्ट पे यहाँ अगर चिपकाओगे तो ये वैल्यू अब जाके बन के आएगा 1 AMU बराबर, देखो 1.6 तो रहबे करेगा, 10 के पावर 24 -10, ये किस में लाया होगा, केजी में। तो अब देखो 1 AMU बराबर, अब किलोग्राम में वैसे याद नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर जिनको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है वो याद कर लीजिएगा। और याद काहे को करोगे, यूनिट कन्वर्जन में काहे को दिक्कत रहेगा, एक बार यूनिट कन्वर्जन सिखाई तो दिए, इसको याद कर लो बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो आप लोगों से मेरा सजेशन है कि एक AMU का आप ये ग्राम वाला वैल्यू याद रखिएगा, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद जिस यूनिट में पूछा जाएगा उस यूनिट में निकाल लोगे। अब ये बात अगर समझ में आ गया तब हम बढ़ेंगे एटॉमिक मास पे, ग्राम एटॉमिक मास पे, किस पे, यानी कि अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास
ग्राम मोलिकुलर मास। अब ये टॉपिक पढ़ा है उससे पहले हम एटम, मोलिक्यूल और कंपाउंड पहचानना सिखा देते हैं, 1 मिनट का काम है। और ये डिफिनीशन नहीं है, अभी जो हम पढ़ाएंगे वो डिफिनीशन नहीं पढ़ाएंगे एटम, मोलिक्यूल और कंपाउंड का, ये हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं, जो तरीका अपना खुद का बनाया हुआ तरीका है। अब चलो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए सभी बच्चे। वैसे तुम सभी ऑनलाइन वाले भाइयों और बहनों को भी मिलेगा इसका पीडीएफ नोट्स, मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम पे, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब हम बात करते हैं बच्चे, अगला अगर बात करें तो सबसे पहले पहचान लेते हैं कि कब एटम होगा सर, कब मोलिक्यूल होगा, कब, एकदम देसी अंदाज में देखो बच्चे। अब हम पहचानेंगे सर एक अब हम पहचानेंगे एटम को, मोलेक्यूल को और कंपाउंड को। देख भाई बहुत ही सिंपल इसको पहचानने का तरीका होता है। जब सर अकेला दिखेगा, सिंगल, अकेला दिखेगा, सिंगल दिखे, सिंगल दिखे क्या कहलाएगा, एटम। हम सबको एटम की तरह रहना चाहिए अब देखो जब सिंगल दिखे तो एटम कहलाएगा। जब देखो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, जब एक ही टाइप का, इसको अपने अंदाज में देखो, जब एक ही टाइप का, एक ही टाइप का, एक से ज्यादा, एक ही टाइप का एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जब एक ही टाइप का एक से ज्यादा एलिमेंट हो, इसको क्या कह दीजिएगा। जैसे हम ओजोन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, आप देख रहे हो यार इसमें 3 संख्या में आ गया, कितने संख्या में, लेकिन तीनों संख्या में कौन है, सेम ही टाइप का है, एक से ज्यादा संख्या में है, क्या कहलाएगा, मोलिक्यूल। अब हम बात करते हैं हीलियम का, देखो तो हीलियम अकेला है कि एक से ज्यादा संख्या में, अकेला। जब सिंगल रहे क्या कह दोगे, पहचानने का यही सिंपल देसी तरीका है। अब कंपाउंड को बोलते हैं मेरे भाई, यहां देखो जब अलग अलग टाइप का, जब अलग अलग टाइप का एक से ज्यादा एटम हो, जब अलग अलग टाइप का, जब अलग अलग टाइप का एक से ज्यादा एटम हो, जब अलग अलग टाइप का एक से ज्यादा एटम हो, तो इसको आप लोग क्या कह दीजिएगा, कंपाउंड कह दीजिएगा। चलो अब एटम, मोलिक्यूल और कंपाउंड पहचान लीजिएगा। फॉर एग्जांपल H2O जल ही जीवन है, यहाँ आप क्या देख रहे हो, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक, क्या एक से ज्यादा नंबर में है, क्या अलग अलग टाइप का है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन, यहाँ पे बात करो ऑक्सीजन का, या बात करो नाइट्रोजन का, या बात करो Cl2 का, आप क्या देख रहे हो, है तो एक से ज्यादा नंबर में, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना। तो जब कभी एक से ज्यादा एक ही टाइप का रहेगा उसको क्या कहिएगा, मॉलिक्यूल। जब एक से ज्यादा अलग अलग टाइप का रहेगा क्या कहिएगा, जब अकेला रहेगा क्या कहिएगा। ये एटम, मोलिक्यूल और कंपाउंड पहचानने का सबसे सिंपल उपाय है, हो जाएगा। ये हम पहचाने हैं, फिर से मेंशन कर रहे हैं, ये डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन बहुत ही बेसिक बातें हैं जो फाउंडेशन क्लास में पढ़ाएंगे, और जरूरत पड़ा तो आप लोग कमेंट कर देना, आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिफिनेशन ऑपरेशन, या इससे पहले का जो बेसिक है वो हम एक 10 नहीं 20-25 मिनट का छोटा सा वीडियो बनेगा उसमें हम बता देंगे। तब तक आप लोग बताओ ये बातें क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे बुआ 4 टर्म के बारे में, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। चलो अब शुरुआत करते हैं एटॉमिक मास से। किससे शुरुआत करते हैं, एटॉमिक मास से। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, एटॉमिक मास नाम में अगर तुम फील करने का कोशिश करोगे तो एटॉमिक मास के नाम में ही छिपा है। एक एटम के मास को क्या कहेंगे, हालांकि इसका डिफिनीशन पे जाएंगे तो 1/12 मास यानी कि एक एएमयू से कंपेयर करके डिफिनीशन इसका बनाया है, लेकिन मुझे तो मतलब है न्यूमेरिकल सोल्व करने से। वो जो न्यूमेरिकल आएंगे ना स्टेप से, वो मेरे अभी बताए हुए कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। बस आप देखो डिफिनीशन पे फिर से हम बोल रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। डिफिनीशन कुछ नहीं होता है, बोला जाता है कि सर किसी एटम का मास एक एएमयू के रेस्पेक्ट में कितना गुना भारी होगा। क्या बोले, किसी एक एटम का मास एक एएमयू के रेस्पेक्ट में कितना गुना भारी होगा, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। मुझे नहीं मतलब है इससे, ठीक है। अभी फिलहाल टारगेट में नहीं मतलब है, फाउंडेशन में रहते तो सब कुछ बताते, एक एक चीज बताते। अब यहाँ पे बात करते हुआ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सिंपल सा अपने भाषा में देसी अंदाज में मैं लिख देता हूँ, एक एटम के मास को सिंपल भाषा में लिखो भाई, एक एटम के मास को क्या कहिएगा, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। ये बात आप लोग याद रख पाओगे। भाई कभी भी आज के बाद से आपको कितना एटम का मास चाहिए होगा, एक एटम का मास, इसको क्या कह दीजिएगा, एटॉमिक मास कह दीजिएगा। अब भाई मैथमेटिकली आप अगर अब यहाँ पे बच्चे एक डीपीपी में आपको क्वेश्चन देंगे, डीपीपी में क्वेश्चन देंगे जिसमें बाकायदा किसी एलिमेंट का
4 ऑप्शंस के साथ एटॉमिक मास पूछता है, वो यूनिट के साथ है। डीपीपी में आज मिलेगा क्वेश्चन, उससे आपको पता चलेगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब देखो मैथमेटिकली अगर आपसे कोई भी इंसान, मैथमेटिकली अगर आपसे कोई भी इंसान भाई पूछ ले कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग याद रखना आज के बाद से, एटॉमिक मास को मैथमेटिकली कैसे हम फॉर्मुलाइज करेंगे। तो सर ए को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं ना, ए इंटू एएमयू कर देना, ए इंटू एएमयू। मेरे भाई जो आपका मास नंबर होगा उसके साथ यूनिट में किसको ले लोगे, एएमयू को, तो वो क्या दे के जाएगा, एटॉमिक मास दे के जाएगा। ये बातें समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करिए आप लोग, एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, रिपीट करो, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। ये बात समझ में आया। अब इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टर्म है लेकिन कंफ्यूजिंग टर्म, उसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। क्या नाम है, ग्राम एटॉमिक मास। देखो कितना माइनर डिफरेंस होगा, यहाँ कितने एटम के मास को देखना है, ये एटॉमिक मास है तो कितना एटम, एक एटम का मास। अब मुझे बात करना है ग्राम एटॉमिक मास का। भाई तू लोग लिखते भी रहना बाबू रे। अब यहाँ बात करना है मुझे ग्राम एटॉमिक मास का। किसका बात करना है, ग्राम एटॉमिक मास। पता है एक बात भाई, इसी ग्राम एटॉमिक मास को आगे चल के हम मोलर मास कहेंगे, इसी ग्राम एटॉमिक मास को फ्यूचर में जाके मोलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, मोलर मास। मोलर मास इन केस ऑफ एटम, यही मोलर मास इन केस ऑफ एटम, यानी कि एटम के केस में यही क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास एटम के केस में कौन कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। कौन कहलाएगा बुआ, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अब जाके यहां से आपको समझाएं अगर, तो ग्राम एटॉमिक मास को भाई समझने का बहुत ही छोटा सा एक अंतर आपको पता करना होगा। एटॉमिक मास होता था एक एटम का मास, एटॉमिक मास क्या होता था। अब यहां से सुनोगे अगर, तो ये सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के मास को, इतना एटम के मास को, इतना एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। एक बार बच्चे रिपीट करिए इसको, मजा आ जाएगा। कितना एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहोगे। अब चलो अंतर बताते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के मास को कहेंगे गाम। गाम का मतलब हमारा गाम नहीं भाई हम लोग मिथिला में गाम गांव को बोलते हैं। जैसे हमको कहीं गांव जाना है, मान लो किसी रिश्तेदार के गांव जाना, हम बोले हम गांव जा रहे हैं, तो वो गांव नहीं है, ये गांव है ग्राम एटॉमिक मास। इसी ग्राम एटॉमिक मास को अभी इसी चैप्टर में 1-2 क्लास के बाद आप क्या कहने लग जाओगे, हो सकता है कि आज ही कहने लग जाओ मोलर मास, लेकिन मोलर मास ये वाला किसके रेस्पेक्ट में कहलाएगा, एटम के रेस्पेक्ट में। अब जाके यहाँ से एटॉमिक मास से कंपेयर अगर करवाएं, तो एटॉमिक मास था एक एटम का मास, एटॉमिक मास था एक एटम का मास। मिलता जुलता टर्म है लेकिन बाबू देख लो अंतर कितना है, यहाँ इतना एटम वहां पे एक एटम। बात समझ में आया। अब जाके यहाँ से समझाते हैं शुरुआत वाला बात का, जो शुरुआती बात पे एकदम पहला स्लाइड कहाँ गया भैया, पहला स्लाइड, पहला स्लाइड यहाँ आया। सर 1 मोल एटम बराबर इतना ही एटम होता है क्या, देखो तो ये जो एटम है, इतना एटम के बदले में हम अभी के बाद से क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, 1 मोल एटम बोलना स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाओ, जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां आ जाइए मेरे भाई, जहां पढ़ाई कर रहे थे आप वहां अगर आएंगे तो यहाँ से आपको इसी डेफिनेशन को अगर और मॉडिफाई करने का मन करा, तो आप इतने के बदला में क्या लिखोगे, लिखोगे क्या कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। 1 मोल एटम के मास को, अगर सर 1 मोल एटम का मास है तो क्या इसी को मोलर मास नहीं बोलते, मोलर मास यानी कि मोल का मास बोल सकते हैं कि नहीं, मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास, ये बात बोल सकते हैं कि नहीं। चलो डेफिनेशन और हेडिंग में रिलेशन पता चला क्या था, क्या ये बन जाएगा। अब तुम्हारे मन में आ जाएगा क्वेश्चन बुआ कि सर अगर आप एटॉमिक मास का मैथमेटिकल वर्जन हमको बताएं फॉर्मूला बना के, तो इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। बहुत ही सिंपल मेरे भाई, होता है फॉर्मूला। ग्राम एटॉमिक मास को अगर फॉर्मुलाइज करने का कोशिश करें तो एटॉमिक मास लेना है। क्या लेना है, देखो एक टर्म है जो हम बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, वो मिसकंसेप्शन बना दिया है, एटॉमिक मास और मास नंबर, है ना। दरअसल 9th क्लास में दोनों हम एक ही साथ बोल दे चल जाएगा, लेकिन 11th में 11th में आकर अगर डिस्कस करें तो आपको पता चल चुका है कि बाबू रे एटॉमिक मास क्या होता है, पता चला ना एटॉमिक मास क्या होता है। लेकिन हम लोग 9th क्लास में एक ही बात बोलना सीख लिए, तो अभी भी लोग छोड़ देता है कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझना होगा डीप में जाके समझ लेगा, अंतर वो अपना दिमाग में रखेगा। लेकिन बोलने चालने के भाषा में मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर तुम लोग भी नहीं करना।
कोई अंतर नहीं, अपना मन में रखिएगा। नहीं होता बेझिझक बोलना, बेझिझक आप एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास और मास नंबर बोलना, दोनों सेम ही मान के बोलना। लेकिन अगर कोई आपको एटॉमिक मास का डीप नॉलेज आपसे पूछे तब आपका जवाब आ जाना चाहिए। आ जाएगा ना? क्या होता है सर एटॉमिक मास? कुछ भी एक एटम के मास को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। उसका यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास का यूनिट मार लग जाएगा, AMU होता है। एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है। बहुत बढ़िया हुआ। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनेगा मास नंबर इंटू ग्राम, मास नंबर इंटू ग्राम, मास नंबर इंटू, अब देखो बच्चे, मास नंबर इंटू, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा सोचने में लग गए। ग्राम पता है क्या है? आप AMU को बदलोगे तब ना ग्राम में आएगा। उसका मेन यूनिट क्या कहलाएगा? AMU। आप AMU को बदल दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिकल कन्वर्जन हो गया। आपसे हम यूनिट पूछे हैं, क्या पूछे हैं? जब कभी भी यूनिट पूछा जाए बुआ तो ये ना कहोगे, याद रख पाओगे पक्का? अब चलो यहां से बात करते हैं। अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं लगे हाथों, वो और बढ़िया से समझा पाएगा इस वाले कंसेप्ट को। अगर मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल आया, जैसे बोला गया फाइंड एटॉमिक मास, इसी टाइप का एक डीपीपी में क्वेश्चन दिखेगा, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि सर फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। अब कैसे डील करेंगे मेरे भाई देख लो। हालांकि आप लोग के मन में ही इसका जवाब आ गया होगा, लेकिन फिर भी भाई आप लोग देखिए, यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एटॉमिक मास बताइए। क्या बताइए? एटॉमिक मास किसका? सोडियम एटम का। देखो मेरा जवाब क्या जाएगा कि सर एटॉमिक मास पूछ लिया ना मेरे से, कोई बात नहीं सर, एटॉमिक मास होता है A इंटू AMU। क्या होता है बउआ? अब हमको पता है सर, वैसे जिसको नहीं पता है एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक, एटॉमिक मास 1 से लेके 30 तक और सिंबल 1 से लेके 30 तक याद होना ही चाहिए, याद होना चाहिए, और इसी वीक में याद हो जाना चाहिए। अब आप दोनों के लिए भी है, तुमको याद है 118 तक याद है पूरा? बहुत बढ़िया। तुम दोनों को उस दिन तो याद करवाए थे, अब याद है पक्का? निमोनिक्स तो याद हो ही जाएगा, इतना बढ़िया निमोनिक्स बता दिए कि वो याद होवे करे, याद हो जाएगा। हम एक सप्ताह का टाइम देते हैं, पूरा याद होना चाहिए, ठीक है? अब जाके यहाँ से बात करते हुआ एटॉमिक मास होता है A इंटू AMU। यहाँ पे बात चल रही है सोडियम का, सोडियम का सिंबल क्या होता है बाबूरे? Na। सर इसका एटॉमिक नंबर होता कितना है? एटॉमिक नंबर सर 11। अच्छा सर जैसे आप हमको बताए थे उस रूप में लिखिए ना, मजा आएगा। ठीक है बाबू, देखो सर एटॉमिक नंबर दिखाना होगा तो कहाँ दिखाना होगा? नीचे में। मास नंबर दिखाना होगा तो ऊपर में। हमको यहाँ पे किससे मतलब है? एटॉमिक मास, यानी कि हमको 23 से मतलब है कि नहीं मतलब है? इंटू AMU होगा कि नहीं होगा? ये 23 AMU क्या दिया आपकी बात? एटॉमिक मास। अब जाके मुझे बात करना है दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्राम एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल मेरे भाई, वही फॉर्मूला लगा दो ना यार, A इंटू क्या हो जाएगा? ग्राम। अब सर A के बदले में कितना रख देना है? देख मेरे भाई, समझ में आया? ये है डिफरेंस। अच्छा एक बात, आप आगे जाओगे ना तो मोलर मास का कई बार यूनिट इस्तेमाल कर लेता है, ग्राम पर मोल। कभी देखे हो क्वेश्चन? अगर आपके सामने से गुजरा होगा तो कोई एक क्वेश्चन दिखा होगा जरूर, जिसमें भाई कई बार मोलर मास का यूनिट ले लेता है ग्राम पर मोल। आपको याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि भाई मोलर मास होवे करता है 1 मोल का मास, उसका यूनिट आता है ग्राम में, तो क्या उसी को ना बोलेंगे ग्राम पर मोल? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मोलर मास का मतलब ही है 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, और उसका यूनिट किस में, यानी कि उसका ओवरऑल यूनिट क्या? ग्राम पर मोल। तो मेरे भाई यहाँ लिख भी लो यूनिट ऑफ मोलर मास, ये कभी कभी देखने को मिलेगा। यूनिट ऑफ मोलर मास आपको कई बार किसी मैथमेटिकल वैल्यू के साथ अगर ग्राम पर मोल दिख जाए, जिसको आज के बाद से क्या बोल दोगे? मोलर मास का यूनिट है, मोलर मास का। अब ये बात अगर समझ में आया तो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ये बात समझ में आया मेरे भाई? वीडियो ठीक से हो रहा है या नहीं एक बार चेक कर लेता हूं। पैसा लगाने का फायदा हुआ है 47,000, 47। तब बताओ इतना चीज क्लियर हुआ? एकदम टारगेट के लेवल पे भी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, बस बोलने तक का कि और बेसिक से पढ़ा है, वो बस बोलने तक का।
हाँ, छूटा क्या है? तो छूटा ये है कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन छोड़ दिए हैं, मैटर, हाँ वही बता रहे हैं, सुनो सुनो, केमिस्ट्री का डिफिनेशन छोड़ दिया है, मैटर का डिफिनेशन छोड़ दिए हैं, मैटर को फिजिकल लेवल पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बांटते हैं, ये छोड़ दिए हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, बस इतना ही छोड़े, जो कि एकदम भाई बच्चा वाला चीज है। और आप ऑनलाइन वालों को अगर लगता हो कि सर कुछ छोड़ दिया, तो प्लीज आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जो आप बोले हैं क्लास में कि छोड़ दिए वो भी बता दीजिए, हम आप बच्चों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इन सबको 75 बार पढ़ा दिए, इसलिए इन लोगों के लिए छोड़ दिए। ठीक है बुआ, अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम यहाँ से बात करते हैं अगला पेज पे, अगला पेज पे बात करना, देखो एटॉमिक मास डन, ग्राम एटॉमिक मास डन, क्या जीवन में आप इसमें कंफ्यूजन रहेगा? कभी नहीं रहेगा भाई, आज डीपीपी मिलेगा, देखना ना, मजा आएगा। अब यहाँ से बात करते हैं सर, अगला बारी आता है मोलिकुलर मास का। किसका बारी आता है? थोड़ा सा इसका नाम पढ़ो तो एक दो बार, क्योंकि इसके नाम में ही सारा राज छिपा हुआ है, एक दो बार पढ़ो मोलिकुलर मास। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा कि मोलिक्यूल से रिलेटेड कुछ होगा? भाई मोलिक्यूल क्या तरीका, क्या पहचानने का क्या तरीका बताए? एक से ज्यादा तो हो, लेकिन कैसा? एक ही जैसा, एक ही जैसा, एक से ज्यादा रहेगा, उसको क्या कहिएगा? मोलिक्यूल। और उसी मोलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे? यानी कि कोई भी मोलिक्यूल बात करें तो उसका एक पार्टिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीज जानना था मुझे, जल्दी से बताओ, उधर मत हिलाना। कोई भी मोलिक्यूल है हुआ, कोई भी मोलिक्यूल, उसका एक पार्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का, बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन, लेकिन आपके दिमाग में नाइट्रोजन चलेगा कि N2 चलेगा? बन गया एक प्रॉपर फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं ओजोन, ओजोन का आपके पास दिमाग में क्या पिक्चर बना? O3। यानी कि कहने का मतलब कोई भी मोलिक्यूल का बात करते हैं उसका एक फॉर्मूला आएगा, कोई भी मोलिक्यूल का बात करेंगे उसका एक फॉर्मूला। अब मेरे भाई यहाँ पे सब कुछ वही है। मोलिकुलर मास क्या है, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। सर एटॉमिक मास से ही रिलेट कर दीजिए ना डिफिनेशन का। हाँ मेरे भाई रिलेट कर देते हैं, हाँ मेरे भाई रिलेट कर देते हैं। ये मोलिकुलर मास क्या होता है? तो सर वन मोलिक्यूल के मास को, बहुत ही सिंपल बात, वन मोलिक्यूल के मास को, वन मोलिक्यूल के मास को क्या कहिएगा? मोलिकुलर मास को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, MOL डॉट मास। इसका मतलब मोलिकुलर मास होगा। क्या मतलब होगा? मोलिकुलर मास। क्या मतलब होगा बुआरे? मोलिकुलर मास होगा। अब देखो, एक मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास कहा जाता है। वेरी सिंपल, ये बात समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है सर इसको मैथमेटिकली बता दीजिए कितना फॉर्मूला होगा, यही सवाल आएगा ना। अब देखो कितना इसका फॉर्मूला आएगा, तो बुआरे मोलिकुलर मास का मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला मास लेना होगा आपको। क्या लेना होगा? अब आपके लिए ये एक नया टर्म आ गया, फॉर्मूला मास। अभी फिलहाल कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको ये नया चीज दिख रहा होगा, फॉर्मूला मास। घबराओ नहीं, बहुत ही आसान चीज है, कुछ ये नया नहीं है, बस आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे ये नया लग गया होगा। देखो अभी तुरंत इसको फुटबॉल बनाओगे आप लोग। बाबू ने मोलिकुलर मास क्या होता है? फॉर्मूला मास इनटू AMU। ये क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर ये फॉर्मूला मास क्या है? यही क्वेश्चन है। हम अभी तुरंत क्या पढ़ाएं, आप किसी भी मोलिक्यूल का नाम लेते हो, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला डेवलप होता है, उसी फॉर्मूला के मास को क्या कर देंगे? फॉर्मूला मास। उसी फॉर्मूला के मास को क्या कहेंगे? अब फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, देखो निकालना सिखाते हैं। हम अभी बात किए हैं ऑक्सीजन बोले हैं, बस क्या बोले हैं? तो आपके मन में ऑक्सीजन रहेगा कि O2 रहेगा? यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला बन के आ गया कि नहीं? बउआ इसका मास कितना होगा? तो सर इसका मास कितना होगा? जितना से बना है उतने के मास को जोड़ देना है। एक ऑक्सीजन का मास होता है, हम सबको पता है 16। एक का मास कितना? 16। यहाँ कितना से मतलब है? 2 का मतलब 16 प्लस 16, जितना है उसके मास के सम को ना बोलते हैं बाबू। यहाँ सम कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला मास कितना आया? 32। यहाँ से देखो भाई, अगर यहाँ एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ही लेके मोलर मास, सॉरी मोलिकुलर मास निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मोलिकुलर मास। तो कितना होगा? 32 AMU होगा। ये बात समझ में आ गया? अब मेरे भाई सुन लीजिए, मोलिकुलर मास जब पढ़िएगा ना, तो यहाँ कंपाउंड के, देखो कंपाउंड भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ मोलिक्यूल ही तो है। कंपाउंड भी क्या है? बस वहां पे अंतर इतना है कि वहां अलग अलग टाइप का एटम है, लेकिन एक से ज्यादा ही एटम ना। यानी कि हम कंपाउंड को भी यहाँ पे मास निकालने के लिए उसको मोलिकुलर मास के अंदर रख सकते हैं। यानी कि कोई कंपाउंड भी दिखे, उसका भी अगर मास निकालना हो तो मोलिकुलर मास ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हम बोलते हैं वाटर। क्या बात करते हैं? वाटर का। वाटर हम बोले तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगा? यानी कि वाटर का फॉर्मूला ये बना। सर इसके मास को क्या कहिएगा? फॉर्मूला मास कितना आएगा? सर एक हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हो जाएगा। क्या? 1 गुने 2। सर आपको
जितने एटम है वो सबके मास के सम करना होगा। तो भाई 2 के कारण से 2 आया, 1 ऑक्सीजन के कारण से कितना आया 16, मिला के कितना हो जाएगा 18। ये क्या आया फॉर्मूला मास। क्या आया फॉर्मूला मास। देखो कुछ चीजें हम आधा अधूरा के चक्कर में, मतलब बचपन में भी पढ़ाया गया है, 11th में भी पढ़ाया गया है। तो बचपन में क्या होता है ना, कुछ चीजें इग्नोर करके पढ़ाया जाता है 9th क्लास 10th क्लास में। हम मजबूरी क्या हो जाता है कि यहाँ बाहर जब पढ़ने आते हो तो 11th के टीचर भी उसी को लेके मान लेता है, जो यहाँ हो जाता है मिस्टेक। हम लोग बाबू आज से पहले H2O के इस फॉर्मूला को मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते आ रहे थे। क्या आप सही बच्चे H2O के इस फॉर्मूला को क्या बोल रहे थे? लेकिन एक्चुअल में ये मोलिकुलर फॉर्मूला ये नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये। बात समझ में? ये हम छोटी छोटी बातें जो हम लोग 9th 10th के लेवल पे मिस करना नहीं हुआ, वहां तक का तो ये कंप्लीट ही सिलेबस है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, हर एक छोटी मोटी बात पढ़ते हुए हायर एजुकेशन की ओर जाना ना। तो ये हुआ फॉर्मूला मास। और जब इसी का सर अगर आप वाटर के केस में निकालोगे तो कितना होगा वाटर के केस में, ये था ऑक्सीजन के केस में, और ये अब की बार क्या निकाल रहे हो वाटर के केस में, कितना होगा बुआ रे 18 AMU। तो सुन ले मेरे भाई, ये 18 जो केवल 18 जो दिखा है ये फॉर्मूला मास दिखा है, 18 AMU क्या हो जाएगा मोलिक्यूलर मास हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो यार ये तो तुम लोग पढ़ लिया मोलिकुलर मास, अब की बार किसको पढ़ते हैं ग्राम मोलिकुलर। मुझे लगता है कि अब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आप लोग अपने आप रिलेट कर लिए होइएगा। जैसे एटॉमिक मास था एक एटम का मास, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 1 मोल का मास, यानी कि 6.02 into 10 to the power 23 वाला। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। एक मोल मोलिक्यूल के मास को क्या कहिएगा, बोलो 1 मोल मोलिक्यूल के मास को। हो गया कंफ्यूज तुम लोग? अरे यार बोलना था ना, इसको हम क्या कहेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास। इसको क्या कहिएगा, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा सर 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल के मास को, इतना मोलिक्यूल के मास को हम कहते हैं सर ग्राम मोलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या इतना के बदले में, मेरे भाई आप लोगों को ये बात अगर पता है, आप लोगों को अगर ये बात पता है, आप लोगों को अगर ये बात पता है कि 1 मोल एटम इतना एटम, अगर मेरा मन किया कि हम पूछ लेते कि 1 मोल मोलिक्यूल के पास कितना सर, तो आपका क्या जवाब जाता? 1 मोल मोलिक्यूल बराबर कितना नंबर हो जाता? क्या जवाब देते आप लोग? 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल बोलते या नहीं बोलते? यानी कि जहां पे 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल है, उसके बदले में हम 1 मोल मोलिक्यूल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब यहां से बात कर लेते बाबू, अब यहां से अगर बात कर ले यहाँ पर, तो जहां सर 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल है, क्या इसी के बदले में मैं बोल सकता हूँ 1 मोल मोलिक्यूल? बोलना भाई, 1 मोल मोलिक्यूल के मास को क्या कहिएगा ग्राम मोलिकुलर मास। अब इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा कुछ ना कुछ, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। ग्राम मोलिकुलर मास का फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला मास। क्या बनेगा बउआ? इसको ग्राम में लपेट दो। किसमें लपेटोगे? ग्राम में लपेट दोगे, क्या मिल के आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। क्या हो जाएगा भाई ग्राम मोलिकुलर मास को आप भविष्य में बोलोगे मोलर मास। क्या बोलोगे? मोलर मास। क्या बोलोगे? मोलर मास इन केस ऑफ मोलिक्यूल, मोलर मास इन केस ऑफ मोलिक्यूल। अब सवाल आता है कि कुछ कुछ बच्चे मोलिकुलर मास नहीं निकाल पाते हैं, अब चलो निकालते हैं। अब चलो निकालते हैं। मान लो H2SO4 है, कौन है बुआ? तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए फॉर्मूला मास निकालना। क्या? फॉर्मूला मास। चलो मन में निकालते हैं, यानी लिख के निकालते हैं। एक हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का। अब इसको वही बच्चे सोल्व कर पाएंगे जिसको एटॉमिक मास याद होगा। एक मिनट बच्चों आता हूं। थोड़ी देर वेट करिएगा, थोड़ी देर बैठ जाइए थोड़ा क्लास ले। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से बात करते बच्चे H2SO4 है। क्या है भाई? H2SO4। अब आपको इसका सबसे पहले अगर मुझे निकालना है ग्राम मोलिकुलर मास या मोलिकुलर मास, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले फॉर्मूला मास। मेरे भाई आप फॉर्मूला मास तभी निकाल पाओगे जब आपको एटॉमिक मास याद होगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हमको याद है कि हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन है? एक का ना एक होता है जी। यहाँ कितना है? तो 2 के कारण से कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखो, एक सल्फर का कितना होता है? 32। एक सल्फर का 32, एक सल्फर का 32। बहुत बढ़िया बात। तो बुआ यहाँ एक ही सल्फर था। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ कितना है? 4 के कारण से कितना
इसको तुम सोल्व करोगे कितना आएगा, 98 आएगा। ये 98 आप क्या लाए हो, फॉर्मूला मास। ये जो लाए हैं आप फॉर्मूला मास लाए हैं। अब यहां से आपको मोलिकुलर मास बोलेगा तो एएमयू के साथ बोल देना है। अब चलो ना यार, ऐसे क्यों ही हम आपको डिलेमा में रखे। यहां से अगर आपको मोलिकुलर मास बोलेगा क्या लिख दोगे, 98 एएमयू लिख दोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अगर आपसे यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास बोल देता या मोलर मास बोलता तो क्या लिखते आप, 98 ग्राम लिख देते। होता कि नहीं होता। ये था बाबू, किसी भी मोलिक्यूल का आप लोग मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास आप निकाल पाओगे कि नहीं। बस आपको एक होमवर्क है, 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। ये तुम सबको याद है कि लोग बोलिए, कर लोगे ना जी याद। अब जाके यहाँ से बात करते आगे का, ले चले आगे। अब यहाँ से हम घुस जाते बाबू, एक बहुत बढ़िया टर्म है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तब तक भाई आप लोग पॉज करके नोट करिए। यही चीज फाउंडेशन में स्लो होता है, इसी कारण से वो ऐसा बोला था। तो देखा, इतना ही आधा घंटा होगा न्यूमेरिकल आने वाला है। अब न्यूमेरिकल पार्ट तो हम लोग आने वाले हैं। यही होता है, टारगेट बैच होता है यार। वहाँ पे बच्चे भी कॉन्शियस होते हैं पढ़ने को लेके, और हम लोग को तो आदत है इस चीज का, जितना स्पीड में पढ़ना है पढ़ो ना। हम लोग कहाँ जाके फंस जाते हैं, मान लो कि हम स्पीड पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे मुंह बना लिए, मतलब मुंह बच्चा नहीं बनाता है, अगर उसको समझ नहीं आया तो फालतू में थोड़े ना फेक बिहेवियर थोड़े ना दिखाएगा। और उस टाइम जो हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते, अगर बच्चा का फेस दिख गया वैसा तो कोशिश होता है कि उसके फेस पे स्मेल आए, और उसी चक्कर में टाइम निकल जाता है। तो जो पहले से पढ़ रखा होता है वो बोलने लगता है बोर। तो बच्चे बोर होने का ये रीजन नहीं है कि टीचर्स में कुछ ये वो, दिक्कत ये होता है कि क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके कारण से टीचर को वहाँ रुक जाना होता है। भाई ये पता नहीं कहाँ से आगे आदत अटक जाते हैं वहाँ पे जाके। जब तक उसके चेहरा पे स्माइल नहीं देखते हैं ना, तब तक भाई आगे बढ़ने का मन नहीं करता, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आता, इसी कारण से लेट होता है। अभी तुम लोग एकदम सपोर्टिव हो, जो बढ़ा रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं पे स्लो दिखा, कहीं नहीं दिखेगा भाई। अब यहाँ से बात करते हैं, सबसे प्यारा सा एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सर रिलेटिव एटॉमिक मास। है कुछ नहीं भाई, नाक को हम सीधे पकड़ ले, घुमा फिरा के पकड़े, बात तो इतना ही है। अब टर्मिनोलॉजी दे दिया तो इसका भी मतलब पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है, किसी एक एटम के मास को आप ले लीजिए, किसी एक एटम के मास को ले लीजिए, उसको एक चीज के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, वो क्या है, तो 1/12। ये बाबू 1 था, ये कितना है, 1 है। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में जब पढ़िएगा ना, वही क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक। भाई किसी भी एक एटम के मास को पढ़ना है, किसी भी एक एटम को मास को अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तक जो नॉलेज पढ़े हैं उसके अनुसार, किसी भी एक एटम के मास को अभी तक के नॉलेज के अनुसार एटॉमिक मास कहोगे क्या। तो भाई एटॉमिक मास को तुम एएमयू के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे, क्या हो जाएगा, रिलेटिव। फिर से एक नया टर्म बोल दिए, क्या, ए 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इसको हम एएमयू बोलना सिखाए हैं। जो नीचे लिखा हुआ है बाबू, 1 मिनट ध्यान से देखो। अरे यार ये क्या होता है, हैंग कर रहा है क्या बोर्ड। यहां से देखो बच्चे, जो नीचे लिखा हुआ है, इस बात को देखो, इस बात को, जो रिलेटिव एटॉमिक मास में जो बात लिखा गया है डिवाइडेड बाय में, क्या वही बात लिखा है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम C12 लिखा था। क्या इसके बदले में मैं एएमयू रख दूं तो किसी को तकलीफ होगा, बताओ बताओ। नहीं सर, नहीं होना चाहिए तकलीफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है सर, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। क्या मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट को हम लोग एटॉमिक मास बोल सकते हैं, यस और नो, बोल सकते हैं सर। क्या जो नीचे में है इसको सर 1 एएमयू बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। डन हुआ क्या, डन हो गया। अब चलता हूं मेरे भाई आगे। तो सर अगर इसको मैं डिफाइन करूं और आगे सिंप्लीफाई करूं, तो सर एटॉमिक मास का मतलब क्या होता था, फॉर्मूला बताओ, ए इंटू, हाँ बताना है भाई, ए इंटू, भाई तुम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, ए इंटू एएमयू, वेरी गुड। और नीचे तुम क्या लाए हो, एएमयू, नीचे क्या लाए हो, एएमयू, एएमयू से एएमयू कैंसल। तो मेरे भाई रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि राम, जय श्री राम। तो यहां से क्या आएगा बाबू, ए आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए। अब पता है एक बात, इसी ए को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इसी ए को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी कि इसी ए को तुम लोग यहाँ से मास नंबर जानते हो, क्या जानते हो बाबू, मास नंबर। और बहुत प्यारा बात एक और है कि इसी ए को हम लोग कहेंगे आज के बाद से नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये बात समझ में आया? और एक और खूबसूरत बात देखोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बाबू? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इतना प्यारा लाइन यहाँ से आपको सीखने को मिला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब बताओ मजा दिया या नहीं दिया? मजा दिया कि सजा दिया? मजा दिया भाई। इसी प्रकार से आपको फिर से एक बार रिलेट करवाते हैं, ये और कुछ नहीं होता है। एटॉमिक मास को पकड़ लो, एएमयू को पकड़ लो और सजा दो भाई, रेस्पेक्टिव कर दो। एटॉमिक मास को जब तुम एक एएमयू के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे क्या दे देगा वो? RAM दे देगा। क्या दे देगा? रिलेटिव एटॉमिक मास दे देगा। क्या दे देगा बाबू? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनो, कई बार सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कुछ दे देगा, अब बोलेगा तुमको RAM ही निकालना है, और वहां यूनिट खेलेगा। किसका खेलेगा? तुमको पता है कि RAM का कोई यूनिट नहीं होगा, याद रख लेना, तो मोई मोई करवा देगा ये। RAM का कोई यूनिट है क्या? नहीं होता है कोई यूनिट, यूनिटलेस है वो। क्या है? यूनिटलेस है। ये बात समझ में आया? और होता क्या बुआ? तो सर किसी भी एक एटम का मास ऊपर में लेना है, 1/12 पार्ट मास ऑफ वन कार्बन एटम का कहाँ लेना है? नीचे में लेना है। बात समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं सर आगे। अच्छा, डिफिनेशन में क्या क्या लिखा था? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है सर? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय रेशियो। चाहिए सर आपको, क्या चाहिए? रेशियो। एक मिनट सुनो, तो अगर कहीं पे मैथमेटिकल वैल्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी लिखा जाए, रेशियो ऑफ ए एंड बी लिखा जाए, इसका मतलब क्या निकलेगा? A बाई बी, यही ना निकलेगा इसका मतलब। वही बात यहां भी करना है भाई, तुमको रेशियो चाहिए किसका? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का। मास ऑफ वन एटम ऑफ, यानी कि मास ऑफ वन, जैसे रेशियो चाहिए था ए और बी का, तो ए ऊपर में आया, तो यहाँ रेशियो चाहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कहाँ आएगा? ऊपर में आएगा। एंड 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बात खत्म, डिफिनेशन भी खत्म, फॉर्मूला भी खत्म। लिख लो मेरे भाई, नहीं तो पता चला ये पेज भी खत्म। समझ में आया? अब आगे बढ़ाएं। अब जाके यहां से भाई आपको जैसा हाँ आगे बोला गया कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का आपसे पूछा जाए, अभी हम लोग मैथमेटिकली क्या प्रूफ किए हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आया? ए के बराबर। ए को ही हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। इसी ए को एक और नाम क्या देते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। बोलते जाना है, इसी ए को और क्या बोलते बुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी गुड, ये बात समझ में आया मेरे भाई? अब जाके अगर यहाँ से बात किया जाए तो आपको किसी भी एटम का क्या चाहिए? राम चाहिए। किसी भी एटम का क्या चाहिए? रिलेटिव एटॉमिक मास राम। क्या चाहिए बुआ? राम चाहिए। अब बताओ, किसी भी एटम का अगर राम चाहिए तो क्या हो जाएगा? टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। टोटल न्यूक्लियॉन्स का मतलब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट रहेगा उसी के बारे में बात किया गया। क्या ये बातें क्लियर हुआ? अब जाकर हम बात करते हैं बाबू, तुमको पता है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है? मेरे भाई टोटल न्यूक्लियॉन्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल न्यूक्लियॉन्स का मतलब आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बात किया गया। और आपको अच्छे से पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, इसी बात को सजा दिया है बाबू, राम यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? असर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एन हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से काहे डिनोट करते हैं पता है? तुमको पता है कि जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब होता है, और एटॉमिक नंबर जिम्मेदारी, एटॉमिक नंबर का जिम्मेदारी नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उठाता है। डन है क्या? चलो एक बार देखो इसको, हो गया। अब आगे बढ़े। अब जाके अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो चलो अब जाके यहां से देखो, आ गया क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एन एटम एक्स, कोई एटम एक्स है जिसके पास टोटल कितना, देखो एन एटम एक्स कंटेन 17 प्रोटॉन। बुआरे सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एनपी बोलेंगे। एनपी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एनपी का मतलब लाड लो नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई? 17। 18 न्यूट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे लिखेंगे, कितना है भाई? 18। और 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन को एनई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे दिखाते हैं? एनई से। कितना है मेरे भाई? 17 इलेक्ट्रॉन है। क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंसेप्ट रिलेटिव एटॉमिक नंबर चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए। क्या चाहिए? तो तुम उसको यहाँ से RAM निकालना है। तुमको पता है कि RAM का फॉर्मूला सीधे से अगर बात करें, अगर पूरा RAM का फॉर्मूला पूरा अभी तक जितना पढ़े पूरा यहाँ पे उतार दें, तो RAM का फॉर्मूला A के बराबर होता है। किसके बराबर? क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लगेगा क्या?
लॉजिकल सोचेंगे, थोड़ा सा डीप सोचेंगे तो लगेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जाकर अगर हम बात, भाई हम जानते हैं अगर और डीप में पढ़े तो एटॉमिक मास यानी कि ए बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तुम बताओ ए के जगह पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? क्या ये भी हो जाएगा RAM? चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर? जोड़ोगे कितना आएगा? 35 आएगा। कहाँ पे आंसर? सी में। बना या नहीं बना? यह है तो वैसे था लॉलीपॉप, वैसे ये क्वेश्चन कैसा था? लॉलीपॉप। ये तब क्वेश्चन लॉलीपॉप बनेगा बच्चों के लिए जब आपको ये पता चले कि क्वेश्चन में सर हमको RAM जो पूछा है उसका मतलब ये होता है, तब ना पता चलेगा। अब RAM का मतलब ही नहीं पता है, वो कैसे करेगा? सवाल समझ में आया? क्वेश्चन लॉलीपॉप तब बनेगा जब आपको RAM का मतलब पता रहेगा, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब। ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है भाई, नीट में भी पूछ सकता है, ताकि नीट वाला को भी पता है कि बच्चे इतना छोटा बात मिस करता है। अब मजाक से हट के इस टाइप का, इतना आसान तो नहीं लेकिन इसी टाइप का एक क्वेश्चन एसर्शन रीजन में मैं देखा था किसी बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज में, किसी कंसेप्ट पे, वो क्वेश्चन आएगा आपके डीपीपी में। मेरे पास अब एकदम ऑनेस्टी के साथ बोले तो 3-4 इंडिया लेवल के बहुत टॉप कोचिंग का 5-5 साल का टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है। जानबूझ के टेस्ट पेपर रखे हैं क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन मार्केट में किसी किताब में नहीं है। अगर हम सेग्रीगेट कर लेना हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को, वहां से अगर 500 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर का बन गया तो 500 क्वेश्चन से बेस्ट क्वेश्चन दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमको पता है टेस्ट होता ही है सिलेक्टिव, और उसमें देखा था मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन एसर्शन करवाऊंगा, आज डीपीपी में जाएगा वो। ठीक है, अब जाके यहाँ से बात करते हैं। चलो एक भाई फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? भाई फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे बात करते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज कितना? 3.985 इंटू 10⁻⁻26 kg। भाई जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, आप लिखते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ मास ऑफ वन एटम है, क्या मेरे भाई? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स है। ऑफ एक्स कितना है मेरे भाई? 3.985। भाई एक्स यहाँ पे है तो आप लोग पढ़ाई पे ही रहना, कहीं और मत चल जाना, नहीं तो फालतू में सदमा में चल जाओगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स कितना है? 3.985 इंटू 10⁻⁻26 kg। अब हम बात करते हैं आगे, सर मास ऑफ वन कार्बन 12 इज इतना। मास ऑफ वन का मास ऑफ, यहाँ पे और बढ़िया से लिखा जा सकता था, मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 लिख देता ना तो पढ़ने में अच्छा लगता। भाई लिखा हुआ है, फीलिंग वही आ रहा है, लेकिन अगर ये लिख देता ना कि मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 तो और अच्छा बोलने में अच्छा लगता। अभी देखो ना, बोलो ना मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, थोड़ा सा अटपटा हल्का सा लग रहा है, यही मास ऑफ वन एटम लिख देता तो मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आपको दे दिया मास ऑफ वन एटम कार्बन 12। मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 कितना मास है जी? 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। सवाल समझ में आया? बतवा समझ में आया? देख देख देख, ये हालांकि तुमको बताए भी हैं, ये तुमको बताए भी हैं। कहाँ पे बताए सर? ये याद है -23 ग्राम। इसी को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो नहीं हो जाएगा -26। इसी भाई एक होमवर्क देते हैं, इसको आपको इस डेटा को किलोग्राम में बदलना है। इस डेटा को किस में बदलना है? किलोग्राम। ये होमवर्क देते हैं, जब तुम इसको बदलोगे ना तो ये -26 आ जाएगा। तो अब चलो बच्चे यही बात यहाँ पे ले चलते हैं, यही बात यहाँ पे ले चलते हैं। हम जानबूझ के ये इसलिए दिखाए हैं कि यहाँ तुम्हारा भाग्य बढ़िया है कि क्वेश्चन में इसका मास दे दिया है। कई बार नहीं दिया रहेगा तो आपको जो याद करवाए याद रखना पड़ेगा कि नहीं याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब क्या पूछ लिया है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या पूछ लिया बाबू? रिलेटिव एटॉमिक मास। तुमको पता है कि ऊपर में होता है रिलेटिव एटॉमिक मास में कौन? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। क्या होता है बुआ? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स होता है। नीचे में कौन होगा? नीचे में कौन होता है बाबू? फॉर्मूला में बोलना। नीचे में होता है सर 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यही होता है क्या? अरे बोलना भाई, यही होता है क्या? अब तुमसे एक बात पूछते हैं, मास ऑफ वन एटम एक्स कितना दिया है? 3.985 इंटू 10⁻⁻26। बउआ नीचे आ जाओ, 1/12 इंटू, अच्छा ये 1/12 इंटू ये जो भी करोगे ये करोगे तुम, यही ना करोगे?
अब इसको 10 के पावर माइनस 26 से 10 के पावर माइनस 26 उड़ा दोगे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया, थोड़ा सोल्व करो। ये कितना ऊपर में कितना बचा 3.985 डिवाइडेड बाई सर 1.99। अच्छा बउआ एक बात बताते हैं, 1.99 को हम 2 मान ले तो किसी को दिक्कत होगा? 1.99 को लगभग में 2 मान सकते हैं, मान लो ना। लगभग में कितना मान लिए? 2 बाई कितना हो गया? 12 हो गया। क्या ये 6 के बराबर आएगा? अब एक मैथ का नियम कहता है अगर बउआ a डिवाइडेड बाई b और डिवाइडेड बाई c बाई d रहे तो मेन डिवाइड का साइन बीच वाला है ना। तुमको क्या करना है, मेन डिवाइड का साइन को पकड़ लेना है। मेन डिवाइड के साइन के पकड़ने के बाद ऊपर में जो नंबर रहेगा ना, चाहे जो भी कुछ रहेगा, उसको एज इट इज रख दो। ऊपर में a बाई b था, एज इट इज रख दिए, जैसा है वैसा ही जस का तस रख दिए। और नीचे में जो कुछ भी रहेगा उसको उल्टा कर देना है। नीचे में जो कुछ भी रहेगा उसको उल्टा करके क्या करना है, मल्टीप्लाई। नहीं दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत है बताओ ना, फिर लाइट कम कर देंगे। अच्छा तो ये बात समझ में आया। तो ये मैथमेटिकल कन्वर्जन यहाँ लगा दो। अब यहाँ से क्या होगा पता है, ये तुम्हारा मेन डिवाइड का साइन है, इसको पकड़ लेना है। इसको ऊपर में जो भी नंबर है उसको एज इट इज रख दोगे। अब पता है 1 मिनट 3.985 है, अप्रोक्सीमेशन खेलना आता है क्या? यहाँ पे अपना मेरा मन सनकेगा तो 4 नहीं लिख सकते हैं? 4 बाई 1 बाई 6 था, क्या इसको नहीं कर सकते हैं 4 इंटू 6 बाई 1? क्या 24 नहीं आ जाएगा? कहीं पे दिख रहा है 24? समझ में आया भाई मेरे? प्लीज आप अप्रोक्सीमेशन भी सीखना करना। भाई मान लो कि 3.8 है, हम आराम से इसको 4 बोल सकते हैं। मतलब 3.7 के बाद कोई नंबर दिखे ना, उसको अप्रोक्सीमेट अगला नंबर बोल देना। अब देख लो इस पूरे को, कि ये कुछ नहीं है ये। हाँ आपका क्या कहना है? हाँ हाँ देखो ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये फॉर्मूला यहाँ तक आपका क्लियर है? हाँ पढ़ो तो एक बार क्या दिया है, आप पढ़ो तो एक बार क्या दिया है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम दिया है भाई। मास ऑफ 1 C12 एटम दिया है, 1/12 नहीं दिया है। पढ़ो एक बार मीनिंग पढ़ो, पहले इसका मीनिंग निकालो। आप कहाँ फंस रहे थे समझ में आ गया। आपका कहना था कि सर क्वेश्चन में आपको लग रहा था तो 1/12 दिया है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ये दिया है, यही लग रहा था आपको। नहीं भाई, यहाँ मास ऑफ 1 कार्बन 12 का मतलब C12 होता है भाई। मास ऑफ 1 C12 एटम इतना दिया है। अब पढ़ो एक बार, क्या अब तुम्हारा ये दूर हुआ क्या? एक बार देखो ना अच्छे से। आप जहां रुक गए थे ठीक है, वहां पे आप इसके चक्कर में आपको लग रहा होगा कार्बन 12 का मतलब C12 होता है। वो फॉर्मूला में भी तो ये C12 आया यार। ये समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आंसर आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? अभी भी कुछ है मन में? कोई और तरीका तो बताओ, कुछ भी मतलब और तरीका कहने का मतलब। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोगों के मन में। तुम्हारा कहाँ दिक्कत है फिर? हाँ और फिर आपको जो मतलब नंबर दिया 1.993 दिया हुआ, इसकी जगह पर तो स्पेक्ट्रोमीटर का जो नंबर है वो जी वही नंबर है बउआ, वो हम ग्राम में बताते हैं, किलोग्राम में है। ठीक है, तो अब जाके यहां से बात करते हैं। अब जाके हम यहां से बात, ये बातें समझ में आया पक्का? अब चलो यहां से अगर बात किया जाए, अब जाकर अगर यहां से बात किया जाए तो अब चलो बच्चे अभी क्लास कंटिन्यू करें या रहने दे? हो गया ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। रीजन है इस क्लास अभी ऑफ करने का, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है और इन्वर्टर बहुत देर से सपोर्ट लिया था, वो भी अब टॉय टॉय करने लगा है। तो थोड़ा सा मिलते हैं कल आप लोगों से। पढ़ाई बढ़िया से जारी रखिएगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर के बारे में जरूर आप नोट करिएगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है वो डॉल्फिन क्लास, जगह है वो देखना पहाड़ी। ये पड़ेगा का किस शहर में? तो पटना शहर में। अगर आप किसी बाहर जगह से देख रहे हो तो ये पटना शहर में पड़ेगा। आपको अगर यही सेम क्लास ऑफलाइन में फील करना है तो जरूर आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए। आपको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री से प्यार होगा, फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स से प्यार होगा, बायोलॉजी पढ़ोगे तो भाई बायोलॉजी
पूरा दुनिया संसार बन जाएगा आपका। बस आपको क्या करना है, हमारे पूरे क्लास में बढ़िया तरीका से पढ़ते रहना है और भाई अच्छे से जो हम पढ़ाएंगे उसको कवर करते रहना है, मेरे साथ बने रहना है। जितना हम लोग होमवर्क देंगे उतना करना है और जो पढ़ाएंगे डे बाय डे डेली उसको कर लीजिएगा। देख लेना आपको सब सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और 2027 का जो ये नीट का डॉक्टर 50 बैच है, इस डॉक्टर 50 के हम लोग का टारगेट ही है इस बार 50 डॉक्टर को बनाना है। इस 50 डॉक्टर में आप भी आ सकते हैं, मिनिमम टारगेट हम रखे हैं 50 डॉक्टर बनाने का, इसमें आप भी आ सकते हैं बच्चे। अब आप लोग हमारे साथ मेहनत करो, जरूर इस बार आप विजेता बनोगे। मिलते हैं बच्चों, राधे राधे। उसको ऑफ ऑफ कर दीजिए।